हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, रिवीजन सीरीज़ में वाईसीटी एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज़ में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का भूगोल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और कल हमने सभी पठार जैसे कि बुंदेलखंड पठार, दक्कन का पठार, बघेलखंड पठार आज के बारे में मैं छोटा नागपुर पठार के बारे में पढ़ा था। और आज हम पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और कुछ पर्वत श्रेणियों और पहाड़ियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम पश्चिमी घाट से। तो आप लोग जल्द फटाफट हमारे क्लास से जुड़िए, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोगों को जोड़िए। इस क्लास को करने के बाद आपके जीके जीएस के लगभग 70 से 80% सेगमेंट आपके कवर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करेंगे आज के क्लास को। पहला देखेंगे पश्चिमी घाट। जी हाँ, पश्चिमी घाट जो है सतत श्रृंखला है, पर्वतीय वर्षा यहाँ पे होती है। अन्य नाम की बात करें तो इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। जी हाँ, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन पठार के पश्चिम में स्थित है। जी हाँ, दक्कन पठार के पश्चिम में स्थित है। औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 1500 मीटर है। पूर्वी घाट से यह अधिक ऊंचा है। जी हाँ, पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट जो है अधिक ऊंचा है। और दक्षिण में यह अधिक ऊंचा है। जी हाँ, दक्षिण मतलब नीचे का भाग जो है इसका ऊंचा है। और सबसे ऊंची चोटी जो की बात करेंगे तो यहाँ पर अनाईमुड़ी जो है 2695 मीटर। उसके बाद अन्नामलाई जो है पहाड़ी में स्थित है। तो इसे हमने देख लिया कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुड़ी है जो कि 2695 मीटर है। और यहाँ पर ये कहाँ पर है, अन्नामलाई पहाड़ियों में है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो दोडा बेट्टा है जो कि 2633 मीटर है। ये नीलगिरी पहाड़ियों में है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। यहाँ से ये दोनों सेगमेंट से क्वेश्चन जरूर पूछे बनते हैं। तो सबसे पहली चोटी जो है अनाईमुड़ी 2695 मीटर अन्नामलाई पहाड़ी में है। दूसरी जो है सबसे चोटी डोडा बेट्टा है 2633 मीटर, जो कि नीलगिरी पहाड़ी में, ये पश्चिमी घाट में है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल भी हमारे पश्चिमी घाट में है। और प्रमुख दर्रे की बात करेंगे तो थाल घाट, भोर घाट जो कि महाराष्ट्र में है, पाल घाट जो है केरल में है। ये हमारे इसी पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ हमने पश्चिमी घाट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उनको हमको डिस्कस कर लिया। अब हम पूर्वी घाट की बात करेंगे। जी हाँ, अब हम पूर्वी घाट की पढ़ेंगे। तो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। विस्तार की बात करेंगे तो महानदी घाटी से नीलगिरी तक। जी हाँ, ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हमारा पश्चिमी घाट और ये हमारा पूर्वी घाट होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि औसत ऊंचाई इसकी 600 मीटर है। और यहाँ पर हमने पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितना देखा था, इसकी 1500 मीटर थी। जी हाँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट हमारा पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। तो इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर। विस्तार की बात करेंगे तो महानदी घाटी से नीलगिरी तक। सबसे ऊंचा शिखर जो है इसका महेंद्रगिरी है। जी हाँ, वहाँ पर हमने देखा था इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी। तो यहाँ सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी थी, तो यहाँ अनाईमुड़ी थी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों में थी। जी हाँ, हम पश्चिमी घाट की और पूर्वी घाट की सबसे चोटी की बात करेंगे तो यहाँ पर महेंद्रगिरी है जो कि 1500 मीटर है। पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी थी। जी हाँ, जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों में थी। और 2695 मीटर इसकी ऊंचाई थी पश्चिमी घाट में। और पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी है जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। दक्षिण पश्चिम में इसकी सेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियाँ हैं। जी हाँ, दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियाँ हैं। सतत नहीं है, नदियों द्वारा खंडित हैं। जी हाँ, हमने पश्चिमी घाट को देखा था कि ये सतत थी, और यहाँ पर ये है जो ये ऐसे से यहाँ पर बना हुआ है। तो ये खंडित है और ये सतत नहीं है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे उत्तर पूर्वी पठार मेघालय के पठार के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, उत्तर पूर्वी पठार मेघालय पठार के बारे में देखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। जी हाँ, उत्तर पूर्व पठार मेघालय का पठार ये जो है प्रायद्वीपीय पठार एक विस्तारित भाग है। पश्चिम बंगाल के मालदा गैप राजमहल पहाड़ियों मेघालय पठार के बीच के कारण यह अलग हुआ है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मालदा गैप और राजमहल पहाड़ियों मेघालय पठार के बीच के कारण यह अलग हुआ है। और यहाँ मेघालय पठार में गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ जो है मेघालय में पाई जा रही हैं। यह अति अपरदित क्षेत्र है, इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ ये एक फैक्ट बन सकता है कि यह कौन सा क्षेत्र होता है, उत्तर पूर्व या मेघालय का पठार। तो यह अति अपरदित क्षेत्र होता है। अधिकतर वर्षा और दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे होती है। जी हाँ, अधिकतम वर्षा जो है यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मासिनराम मेघालय में ही सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ हम देख लिए कि अधिक वर्षा जो है यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून के होती है। अन्य नाम की बात करेंगे तो इसे कार्बी एंगलोंग पठार या उत्तर कचार पहाड़ी कहा जाता है। जी हाँ, मेघालय के पठार को कार्बी एंगलोंग पठार या उत्तर कचार की पहाड़ी भी कहा जाता है। कोयला, लोहा, चूना, पत्थर आदि खनिज के पदार्थों का भंडार यहाँ पे पाया जाता है। जी हाँ, कोयला, लोहा, चूना, पत्थर खनिज पदार्थों का भंडार भी हमारे इस उत्तर पूर्वी पठार या मेघालय के पठार में पाया जाता है। तो यहाँ हमने मेघालय के पठार के बारे में देख लिया। इसके अन्य नाम की बात करेंगे तो कार्बी एंगलोंग पठार या उत्तर कचार की पहाड़ी कहा जाता है इसे। अगला हम देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में देखेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। इसका विस्तार की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में 4 राज्यों में इसकी विस्तार है अरावली पर्वत श्रेणी की। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में
सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो गुरु शिखर है, जी हाँ 1722 मीटर, जो कि राजस्थान में है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है और भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जो विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, और विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से भी एक है अरावली पर्वत श्रृंखला। एक अवशिष्ट पर्वत है और राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है और राजस्थान में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे सतपुड़ा सीढ़ी की बात करेंगे, जी हाँ तो ये उत्तर में नर्मदा नदी है। जहाँ जी हाँ ये सतपुड़ा सीढ़ी हो गई, इसके उत्तर में जो है यहाँ पर नर्मदा नदी है। उसके बाद विस्तार की बात करेंगे तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, जी हाँ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसकी विस्तार है। दक्षिण में जो है यहाँ पर ताप्ती नदी है, जी हाँ यहाँ पर नर्मदा है, यहाँ पर ताप्ती है, इसी के बीच में हमारी सतपुड़ा सीढ़ी है। सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो यहाँ पर धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश से पंचमढ़ी में है। जी हाँ सतपुड़ा सीढ़ी में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है, जो कि यहीं पे पड़ती है और यह हमारे मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में पड़ती है। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी तथा सतपुड़ा सीढ़ी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। और विस्तार की बात करेंगे तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक, इसे आप लोग याद रखें। अब यहाँ हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ देखेंगे। जी हाँ नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। जी हाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु को ही नीलगिरी पहाड़ियाँ कही जाती हैं। और विस्तार की बात करें तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तो ये यहीं पे पड़ता है, जो कि यहाँ पर केरल का भाग हो जाएगा, फिर ये तमिलनाडु का भाग हो जाएगा, कर्नाटक का भाग हो जाएगा। तो ये तीनों मिलाकर, तीनों का जो बिंदु है यहाँ पर, ये बॉर्डर इसको बोला जा सकता है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो डोडा बेट्टा है, जो कि 2633 मीटर है। जी हाँ तमिलनाडु, जो कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि पूर्वी पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, डोडा बेट्टा है। तो ये नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कही जाती है, 2633 मीटर यहीं पर स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे भारतीय मरुस्थल के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। जी हाँ भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ आइए देख लेते हैं। तो भारतीय मरुस्थल जो है मेसोजोइक युग में समुद्र का हिस्सा था। जी हाँ मेसोजोइक युग में जो है भारतीय मरुस्थल, ये मेसोजोइक युग में समुद्र का हिस्सा था। अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में, जी हाँ अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में, जी हाँ उत्तर पश्चिम में यहाँ पे जैसे ये अरावली की पहाड़ियाँ हो गई, तो इसके उत्तर पश्चिम में यहाँ स्थित है भारतीय मरुस्थल। और यह रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। और 150 मिलीमीटर से कम वर्षा शुष्क जलवायु क्षेत्र यहाँ पर होता है। बहुत कम वनस्पति यहाँ होती है। अत्यधिक वाष्पीकरण होता है यहाँ पर। और नदियाँ जो है अल्पकालिक, और कुछ नदियाँ मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती हैं। जी हाँ यहाँ पर नदियाँ जो है अल्पकालिक होती हैं, कुछ नदियाँ जो है मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो लूनी नदी है। ढाल के आधार पर विभाजन इसका होता है। जी हाँ उत्तरी भाग सिंध की ओर ढाल और दक्षिण भाग में कच्छ के रण की ओर ढाल यहाँ पर है। तो इसे ये हमारे भारतीय मरुस्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनको हमने डिस्कस किया। यहीं से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे कौन सी, लूनी नदी है भारतीय मरुस्थल में। और ढाल के आधार पर विभाजन इसका हुआ है। तो उत्तरी ढाल में सिंध की ओर ढाल है और दक्षिणी भाग में जो है कच्छ के रण की ओर ढाल। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ तटीय मैदान से हमारे एग्जाम में जरूर सवाल आते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो तटीय मैदान की बात करेंगे तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान और एक हमारा है पूर्वी तटीय मैदान। तो सबसे पहले हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करेंगे। इसके विभाजन की बात करेंगे तो इसका पहला विभाजन कच्छ और काठियावाड़ तट, जी हाँ गुजरात। और दूसरा की बात करेंगे कोंकण तट महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा तट और चौथा है मालाबार तट। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है 4 भागों में, कच्छ और काठियावाड़ तट गुजरात, कोंकण तट महाराष्ट्र, गोवा तट, मालाबार तट ये हमारे केरल में स्थित है। संकीर्ण पट्टी की नुमा है ये। और विस्तार की बात करेंगे तो गुजरात तट से केरल तट तक। पत्तन और बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल है ये। मध्य में संकीर्ण और उत्तर दक्षिण में चौड़ा है ये। यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं तथा एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जी हाँ पश्चिमी तटीय मैदान जो है यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और मध्य में संकीर्ण और उत्तर दक्षिण में चौड़ा है ये। पत्तन और बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल है। गुजरात विस्तार की बात करें तो गुजरात तट से केरल तट तक, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो कच्छ और काठियावाड़ तट, कोंकण तट, गोवा तट, मालाबार तट जो है पश्चिमी तट के मैदान के इनका विभाजन इन 4 भागों में किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। पूर्वी तटीय मैदान की बात करेंगे तो इसका विभाजन जो है उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। जी हाँ ये हमारा जो है उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। तो यहाँ पर दो भागों में इसका विभाजन किया गया है पूर्वी तटीय का। पश्चिमी तट की अपेक्षा ये अधिक चौड़ा है। जी हाँ पश्चिमी तट की अपेक्षा ये चौड़ा है। और यहाँ की नदियों द्वारा विशाल डेल्टा का निर्माण किया जाता है। जी हाँ महानदी नदियाँ यहीं पे इसी तरफ स्थित हैं। तो यहाँ पर इन नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है और यहाँ पत्तनों की संख्या कम पाई जाती है। जी हाँ इधर पत्तन ज़्यादा हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मारमो गाँव और कांडला और तमाम ऐसे पत्तन जो इसी तरफ पाए जाते हैं, तूतीकोरिन। तो ये सब तमिलनाडु आदि में हैं।
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्तनों की संख्या पूर्वी तटीय मैदान में कम पाई जाती है। अब हम देखेंगे भारतीय तटरेखा की बात करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर भारतीय तटरेखा के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय तटरेखा जो है पश्चिमी तट और पूर्वी तट मिलाकर बनती है। जी हाँ, पश्चिमी तट पूर्वी तट, इसका विभाजन इसमें दो भागों में हुआ है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। जी हाँ, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तटरेखा की लंबाई की बात करेंगे तो 7,516 किलोमीटर। मुख्य भूमि जो तटरेखा है 5,422.6 किलोमीटर और द्वीपीय तटरेखा जो है 2,094 किलोमीटर। हाल ही में भी इसमें चेंजिंग हुआ है, आप इसे नया अपडेट कर सकते हैं, नया पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम आपको पुराना डाटा उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन हाल ही में भी इसमें चेंजिंग हुआ है। आप इसे अपने मोबाइल में गूगल से आप इसे देख सकते हैं कि हाल ही में तटरेखा की लंबाई कितनी हो गई है। लेकिन यहाँ पर हम आपको पुराना फैक्ट उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे पुराना फैक्ट भी पूछ ले, लेकिन आप लोग इसे अपडेटेड वर्जन देख लीजिएगा। अगला देखेंगे सर्वाधिक लंबी तटरेखा की बात करेंगे तो ये गुजरात की है। जी हाँ, गुजरात की तटरेखा जो है सर्वाधिक लंबी है। तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर लगे हैं। सबसे छोटी तटरेखा की बात करेंगे तो गोवा है। और तट से लगे राज्यों की संख्या की बात करेंगे तो 9 है। जी हाँ, तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये प्रमुख 9 राज्य थे जो कि तटों हमारे भारतीय तट रेखा से मिले हुए हैं, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे द्वीप समूह की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रमुख द्वीप समूह हैं। जी हाँ, तो भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। जी हाँ, भारत में प्रमुख 2 द्वीप समूह हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा है अरब सागर में स्थित द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह। तो ये प्रमुख द्वीप समूह जो हमारे भारत में स्थित हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर देख लीजिए। एक है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार और दूसरा है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। तो आइए इनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे लक्षद्वीप समूह के बारे में। जी हाँ, लक्षद्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो लक्षद्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे तो सब अवस्थिति की बात करेंगे तो केरल तट से 280 से 480 किलोमीटर दूर। जी हाँ, यह जो है केरल तट से 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। पूर्व का नाम जो है इसका लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप। जी हाँ, तो लक्षद्वीप समूह को लकाद्वीप भी कहते थे, मिनिकॉय भी कहते थे, अमीनी द्वीप भी कहते थे। इन नामों से इसे जाना जाता था। विभाजन की बात करेंगे तो अमीनी द्वीप जो है सबसे उत्तर में है। जी हाँ, सबसे उत्तर में अमीनी द्वीप, लकाद्वीप, मिनिकॉय सबसे दक्षिण में। जी हाँ, तो यहाँ मिनिकॉय जो है सबसे दक्षिण में है। वर्तमान नाम जो है लक्षद्वीप 1973 से इसका किया गया। यह जो है एकदम प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये मोगे की चट्टानों से निर्मित है, प्रवाल निक्षेप से। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, लक्षद्वीप समूह का जो क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर है। द्वीपों की संख्या की बात करेंगे तो 36 द्वीप हैं। जी हाँ, यहाँ पर 36 द्वीप की संख्या है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। लक्षद्वीप की राजधानी की बात करेंगे तो कवारत्ती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और सबसे बड़ा द्वीप जो यहाँ का है एंड्रोट है। जी हाँ, यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोट है। और 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को मालदीव से, जी हाँ, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ पर देखा कि सबसे उत्तर में जो है, सबसे उत्तर की बात करेंगे तो सबसे उत्तर में अमीनी द्वीप है। जी हाँ, अब सबसे उत्तर में अमीनी द्वीप, फिर आपका लकाद्वीप और सबसे मिनिकॉय। जी हाँ, मिनिकॉय है। तो यहाँ हमने देख लिया कि 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को, यहाँ मालदीव है, यहाँ मिनिकॉय है, तो इसके बीच में 8 डिग्री चैनल। जी हाँ, ये मिनिकॉय मालदीव, और 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लकाद्वीप। तो ये 9 डिग्री जो है जो मिनिकॉय को लकाद्वीप से अलग करता है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से तथा 9 डिग्री चैनल में मिनिकॉय को लकाद्वीप से अलग करता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, निकोबार द्वीप समूह, तो इसके बारे में देखेंगे, जिसमें द्वीपों की संख्या लगभग 550 है और अराकान योमा श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है। जी हाँ, निकोबार द्वीप समूह में अराकान योमा श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है। और अंडमान का विभाजन जो है देखेंगे यहाँ पर मुख्यतः 4 भागों में, एक उत्तरी अंडमान, एक मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। तो इन 4 प्रकार से उत्तरी अंडमान का जो है अंडमान का विभाजन किया गया है। तो उत्तरी अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। दक्षिण अंडमान में जो है लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास है। जी हाँ, तो यहाँ हमने देख लिया कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में हमारा जो है डंकन पास है। 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। जी हाँ, 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। निकोबार द्वीप समूह का विभाजन की बात करेंगे तो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, तो इन 2 भागों में कार निकोबार द्वीप समूह का विभाजन किया गया है। ज्वालामुखी द्वीप की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक नारकोंडम है जो शांत ज्वालामुखी है, ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के शैलों से निर्मित है। जी हाँ, और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो माउंट थुलियर है, जो कि 642 मीटर इसकी ऊंचाई है, माउंट थुलियर।
इसकी राजधानी की बात करेंगे तो ये पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। जी हाँ, यहाँ से कई बार एग्जाम में हमारे पूछा गया है। ये कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी अंडमान में हमारा पोर्ट ब्लेयर है। इसे आप लोग याद रखेंगे, जिसे अब जिसकी राजधानी का अब नाम विजयपुरम कर दिया गया है। जी हाँ, अब इसे पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है विजयपुरम कर दिया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। और सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो सेंट्रल पीक है, जो कि 732 मीटर उत्तरी अंडमान में है। तो यहाँ हमने देख लिया कि दक्षिणी अंडमान में इसका राजधानी है और उत्तरी अंडमान में इसकी सर्वोच्च चोटी जो है 732 मीटर उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। और अगले क्लास में फिर हम अफवाह तंत्र और के बारे में चर्चा करेंगे और नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको क्लास की कैसी लगी आप लोग ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो भारत भूगोल की है 102 क्लास में हम उसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद इसकी MCQ भी हम आप लोगों को आगे के क्लास में करवाएंगे। तो आप लोग हमारे सभी प्रकार के जो GK GS की क्लास है उसे देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हम आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था की वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। और फिलहाल हमारी इस समय जो है भारतीय भूगोल की सीरीज़ चल रही है। तो आप हमारी सीरीज़ से जुड़ के अपने जो है करंट GK GS की तैयारी को 80 से 90% तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप हमारी इस क्लास को जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।